A very good morning students, welcome to another class. Last class में हमने माइक्रोब्स का यूज पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में. आज हम एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग यूज पढ़ेंगे माइक्रोब्स का एंड दैट इज इन सीवेज ट्रीटमेंट. एज आई टोल्ड यू ये चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज एनसीईआरटी में 2 to 3. सो वील बी कवरिंग अप ऑल दैट प्लस अ लिटिल बिट मोर इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड. नाउ इसमें सबसे पहले तो वर्ड आया है सीवेज. तो सीवेज का मतलब क्या है वो अपने को पता होना चाहिए. सीवेज का मतलब सिंपल सा होता है, हमें पता है कि जो भी मैन होल्स या गटर्स होते हैं उनका जो गंदा पानी होता है, अब उसमें वो पानी कहां से आता है. बेसिकली जो भी हमारे घरों में वेस्ट वाटर होता है, जैसे आपने बर्तन धोए, यूटेंसिल्स वॉश करे, वो जो पानी है सारा सिंक के थ्रू ड्रेनेज में जा रहा है, या यू हैव टेकन बाथ, हम नहाए या कपड़े धोए, वो सारा पानी भी कहां जाता है, ड्रेनेज लाइन में जाता है. और इसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी फॉर्म करता है. जो भी फीसेस पास आउट होती है बाय ह्यूमंस, बाय एनिमल्स, वो सब भी ड्रेनेज के थ्रू इन्हीं गटर्स में, इन सीवेज, इन ड्रेनेज वाटर में जाती है. तो ये जो सारे ड्रेनेज लाइंस हैं, ये सब बड़े बड़े मैन होल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स में जाकर ओपन होंगी और फाइनली उस गंदे पानी को, जो म्युनिसिपैलिटी का गंदा पानी है, इसे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहते हैं, जिसका मेजर पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अदर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर भी है, उन सबको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ेगा. अब जनरली क्या होता है, सारा पानी कहां जाएगा, जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे नदी है, नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वहां पर भेज दिया जाएगा, राइट. अब अगर ऐसा वाटर, ऐसा सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा है, और हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और कई सारे पैथोजेंस भी होंगे, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे. अगर इन सबको हमने उस वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया, अगर ये पानी डायरेक्टली ड्रेन हो गया उन वाटर बॉडीज में, तो वो पैथोजेंस भी ड्रेन हो गए, वो ऑर्गेनिक मैटर भी ड्रेन हो गया. और अगर ऐसे पानी की सप्लाई किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी में हो रही है, तो चांसेस है कि वो जो पैथोजेंस हैं वो भी सप्लाई हो जाएं उस टैप वाटर के थ्रू, उस पानी के थ्रू. और इस तरह से जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ी है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो डिजीजेस होती हैं, आपने पढ़ा है कितने सारे डिजीजेस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस की इंफेक्शियस स्टेट फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है, वो सब भी तो उस पोल्यूटेड वाटर में होगा. तो चांसेस है उन डिजीजेस के होने के ह्यूमंस में, जैसे कॉलेरा है या अमीबियासिस है, ये जो सब है, इनकी इन्फेक्शियस जो स्टेजेस हैं, वो सब इसी ह्यूमन एक्सक्रीटा में, इस सीवेज वाटर में प्रेजेंट है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो ड्रेनेज वाटर है, सीवेज वाटर है, गंदा पानी है, इसको बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज, जहां से फिर पानी की सप्लाई मिलती है पूरे सिटीज को, टाउन्स को, उसके पहले से ट्रीट किया जाए, इसे साफ करा जाए, इसमें से वो हार्मफुल पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ऑर्गेनिक मैटर जिसके ऊपर ये पैथोजेंस फीड करते हैं, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हटा दिया जाए और सिर्फ क्लीन वाटर ही रिवर स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज किया जाए. इसमें हेल्प करते हैं माइक्रोब्स. अब एक माइक्रोब तो उस गंदे पानी में है जो पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, और ये हमारे दोस्त जो फ्रेंडली माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं. तो माइक्रोब से माइक्रोब्स को मारेंगे हम, देखेंगे कैसे, राइट. तलवार से तलवार को काटेंगे, वो वाली बात है ये. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली लर्न कि कैसे हम इस सीवेज वाटर को, इस गंदे पानी को साफ करेंगे और फिर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करेंगे ताकि उनका पॉल्यूशन ना हो. ऑलराइट, सो लेट्स राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीवेज वाटर है क्या. सो इट इज द municipal waste water, major part of which is human excreta. of course animal excreta भी है, other human waste water भी है, जैसा मैंने आपको बताया, कपड़े धोने से, बर्तन मांजने से, नहाने के बाद जो भी गंदा पानी है. बट ये इंपॉर्टेंट है, this is known as sewage water. all right, ठीक है. अब इस सीवेज वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है,
सीवेज वाटर में, हमको बिल्कुल अगर शॉर्ट में लिखना है तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. सीवेज वाटर कंटेन्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि ह्यूमन सारे एक्सक्रीटा में ऑर्गेनिक मैटर होता ही है, प्लस बहुत सारे माइक्रोब्स. और ये जो माइक्रोब्स हैं ये भी दो तरह के होंगे, हम देखेंगे. एक तो पैथोजेनिक है, मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग, हार्मफुल, बट कुछ हमारे काम के भी होंगे जो इसी गंदे पानी को ट्रीट करने के, क्लीन करने के काम आएंगे. तो एक तो हो गया ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रोब्स. और माइक्रोब्स भी दो तरह के हैं. मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक, यानी कि डिजीज कॉजिंग. अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, इतना तो हम जानते हैं, यानी हार्मफुल. और कुछ होते हैं हेल्पफुल माइक्रोब्स. ये तो हो गए हार्मफुल. हेल्पफुल माइक्रोब्स जो है वो कैसे होते हैं मैं यहीं लिख देती हूं. इन्हीं की हेल्प से क्लीन करेंगे इसको. ये एरोबिक हैं, यानी इनको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए. हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर. एरोबिक, हेटेरोट्रॉफिक, यूजफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है ये. बैक्टीरिया, और लेट मी राइट अ बेटर वर्ड इज माइक्रोब्स. ठीक है. और हम पढ़ेंगे कि कैसे, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक है यानी इनको फूड सोर्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे इस सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसके ऊपर ये भी फीड करते हैं, पैथोजेनिक, ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये भी फीड कर रहे हैं, ये इसे खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. जब ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा और ये भी मर जाते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट डू दे डू? They help us to clean sewage water by digesting, that is feeding upon organic matter. बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर. एनसीईआरटी की लाइंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स बहुत सारा सीवेज वाटर रिलीज होता है. ये सीवेज वाटर जो है इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है. ये एनसीईआरटी की लाइन है. इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज वाटर कहते हैं. इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स है. मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, दैट इज हार्मफुल. Then such sewage water cannot be drained directly into the water bodies, otherwise they will lead to waterborne diseases. So they have to be treated. और इसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं यूजफुल एरोबिक हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स एंड दे क्लीन द सीवेज वाटर बाय डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर. हाउ दैट वी विल टॉक. सो मैं यहीं पर लिख देती हूं दैट सीवेज वाटर कांट बी drained into water bodies like streams, rivers, right? It can't be drained directly into water bodies. Why? Because it will cause pollution of water and then it leads to various waterborne diseases, right? So it must be treated. अब ट्रीट कैसे करते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं. So sewage water is treated by, अब इसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. सीवेज ट्रीटमेंट, टीपी, एसटीपी, एसटीडी नहीं, एसटीपी, बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. हम पढ़ेंगे कैसे ये प्लांट्स होते हैं, क्या इनका फॉर्मेशन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आना चाहिए.
STPs। ठीक है, अब इन प्लांट्स में 4 बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और 2 मेन प्रोसेसेस होते हैं ट्रीटमेंट के। वैसे तो 3 होते हैं, बट आपके लेवल पे आपकी बुक में 2 हैं, मैं उन्हें बताऊंगी, और थर्ड का क्या रोल है वो भी आपको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सो अगर हम इन STPs की बात करें तो इनमें 4 टैंक्स, मैं एक बार नाम लिखती हूं 4 टैंक्स के। पहला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, वी विल टॉक अबाउट देम। सेकेंड है एरेजन टैंक, विच इज अ लार्ज एरेजन टैंक। थर्ड है एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक है तो एक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा ही होगा। सो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और फाइनली एक होता है एनारोबिक स्लज। स्लज मतलब जो भी एंड में मल बचेगा हम बात करेंगे, स्लज डाइजेस्टर। ये तो चारों टैंक्स हो गए। अब प्रोसेसेस इन्वॉल्व, प्रोसेसेस इन्वॉल्व 2 तरह का ट्रीटमेंट होगा इसमें, हम अभी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, तो बहुत इजी है याद रखना, पी से प्राइमरी, पी से फिजिकल, क्या मतलब है हम पढ़ेंगे। और सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यहां पर माइक्रोब्स बैक्टीरिया काम करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ऑलराइट, सो यू जस्ट नोट दिस डाउन और फिर हम पढ़ते हैं इन सारे टैग्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में से अंडरस्टैंड कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी फुल 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट पे, एंड ऑफ कोर्स नीट में या एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ऑलराइट, सो वी विल जस्ट बिगिन। लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड फॉर यू। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक प्लांट का एरियल व्यू यानी टॉप व्यू अगर एरोप्लेन से ऊपर से देखेंगे, वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये जो गंदा पानी है इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल, पैथोजेनिक, ऑर्गेनिक मैटर, वो सब कुछ है, बट इसमें बहुत सारा जैसे पॉलिथीन्स हो गई है ना, ये सब भी डाल देते हैं अपन, कचरा घर का जो भी होता है वो भी डाल देते हैं, और कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे मिट्टी, ये सब कुछ भी रहती है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें इन चीजों को हटाना है। अब ये जो चीजें हैं जैसे मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, पन्नियां हैं, पॉलिथिन्स हैं, इन्हें माइक्रोब्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो आजकल प्लास्टिक बैन करा हुआ है, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, राइट। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को हटाना है, तो इनको हटाने के लिए फिजिकल प्रोसेसेस यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। सिंपल सा मतलब एक बहुत बड़ा टैंक होता है, उसमें कई सारी छलनियां लगी हुई है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, सीव्स, छलनियां लगी हैं। जब हम इस सीवेज वाटर को उससे डालेंगे तो एक छलनी से डाला, उसके थोड़े बड़े छेद हैं, तो काफी बड़ी बड़ी जो पॉलिथिन्स हैं, कचरा है वो ऊपर ही रह गया, बाकी नीचे आ गया। फिर एक और छलनी है, उसमें थोड़े और छोटे छेद हैं, फिर कुछ फंस गया। तो इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन हो रहा है, छन रही है, और सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो कई सारी ऐसी छलनियां लगी रहती हैं और उनसे छन छन के ये जितना भी तैरने वाला कचरा है ऊपर ऊपर से, वो सब इन्हीं में अटक जाता है, फंस जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहा, और इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन। इससे हमने फ्लोटिंग डेब्रिस यानी तैरने वाले कचरे को अलग कर दिया। अब ये छनते छनते फिर क्या करते हैं, लास्ट में जो भी बचा है सीवेज वाटर उसे सेटल होने देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो जब आप उसको सेटल होने देंगे तो जितना भी हैवी कचरा है, जैसे कि मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ हैं जिन्हें स्मॉल पेबल्स कहते हैं, वो सब क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर ऊपर जो बचेगा उसे एफ्लुएंट कहते हैं, यानी ऊपर ऊपर जो है वो लिक्विड पार्ट बचेगा, उसे तो हम सेकेंड टैंक में डालेंगे क्योंकि उसे अभी और प्यूरिफाई करना है। बाकी जो मिट्टी है
ये जो मिट्टी है, कंकड़ है, इसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी क्योंकि सबसे पहले जो कचरा अलग हुआ है वो है, और स्लज मतलब कचरा, वेस्ट। इसे फिर हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग आउटलेट से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। प्लस वो जो पॉलिथीन और वो सब कुछ अटका है वो भी सब इसी प्राइमरी स्लज का पार्ट है, वो सब भी हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टैंक बनाते हैं। तो सपोज ये मैंने पहला टैंक बनाया। अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे। फिजिकल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं ट्रीटमेंट, या कोई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो ये कौन सा टैंक है, दिस इज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब नाम समझ में आ रहा है, प्राइमरी सेटलिंग, क्योंकि इसमें हमने सेटल करवाया है काफी सारे स्लज को, कचरे को। फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल वेस्ट फ्रॉम सीवेज। सीवेज वाटर से बड़े बड़े और छोटे छोटे जो भी फिजिकल वेस्ट है। दो प्रोसेसेस होंगे इसमें। नंबर 1, सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशनल ना भी याद रहे तो फिल्ट्रेशन तो याद रखना ही रखना है। फिजिकल प्रोसेस में दो प्रोसेसेस है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो ऊपर तैरता हुआ है, फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब कचरा रिमूव्ड। क्वेश्चन आता है, याद रखना बड़ा आसान है। एफ से फ्लोटिंग, एफ से फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रिस को अलग कर दिया। दूसरी तरफ क्या होगा इसके बाद, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से हम हटाते हैं ग्रिट को। ग्रिट मतलब मिट्टी, यानी सॉइल प्लस स्मॉल पेबल्स। सो सॉइल प्लस स्मॉल पेबल्स that is equal to grit is allowed to settle down। settle down ये भी याद रखना बड़ा आसान है। S से सॉइल और S से सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो फिजिकल में दो प्रोसेसेस आते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब ये जो सारा है, इसको, ये सब जब कचरा अलग हो गया तो इसमें अब दो पार्ट्स बन गए हैं। पहला तो ये सब कुछ कचरा, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज। और जो बचा ऊपर का हिस्सा है उसे कहते हैं एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट या सिर्फ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट इज व्हाट, it is the supernatant formed, ठीक है। अभी इसको और साफ करना है हमें। तो ये जो प्राइमरी स्लज है, इसको, ये सपोज ये टैंक है, इसका ये आउटलेट है, इस आउटलेट से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज्ड ऑफ या डिस्पोजल लिख देती हूं मैं, प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो प्राइमरी स्लज में क्या क्या आता है, ये फिल्ट्रेटेड जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है और जो भी ये सेडिमेंटेशन से ग्रिट ऑब्टेन हुआ है, ये सब। अब ये बचा है अभी एफ्लुएंट, इसे प्राइमरी एफ्लुएंट लिख देते हैं, चलिए। सो दिस इज प्राइमरी एफ्लुएंट, ऑलराइट। नाउ ये प्राइमरी एफ्लुएंट को अभी हमें ट्रीट करना है, इसे हम सेकेंड टैंक में लेके जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना पहला टैंक। अब ये प्राइमरी एफ्लुएंट को मैं लेकर जाऊंगी सेकेंडरी एफ्लुएंट, एरेजन टैंक में। ये एरेजन टैंक है, सपोज 1 सेकेंड, इसे कंप्लीट कर देते हैं यहां से इस टैंक को। ये है सेकेंड टैंक, ठीक है। तो हम सेकेंड टैंक में क्या लेके जाते हैं, क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एफ्लुएंट इज टेकन टू द सेकेंड टैंक एंड द सेकेंड टैंक इज कॉल्ड एरेजन टैंक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है एरेजन, यानी यहां पर हम एयर देंगे। एयर मतलब हम ऑक्सीजन देंगे। आपको शायद दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूं।
एरेजन। ठीक है, एरेजन मतलब यहां पे हमें एयर देनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई, क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोब्स जो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जो इस एफ्लुएंट के अंदर है खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, वो एरोबिक होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने इस टैंक में क्या किया, इस टैंक में हमने ऑक्सीजन भी दे दी, ऐसा टैंक है ये। ठीक है, तो यहां से तो हमने ऑक्सीजन दे दी, या एयर या ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से ये प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है, याद रखना। ठीक है, ये प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है, और ये ऑक्सीजन दे दी हमने। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में विप होता है जिससे हम कंटिन्यूअसली एजिटेट करते हैं, या जैसे लस्सी बनाते हैं, राइट, छाछ बनाते हैं, तो जो हम यूज करते हैं एजिटेटर, मैं यहां शॉर्ट एक बना देती हूं आपको समझाने के लिए। इस तरह से एक एजिटेटर लगा रहता है, राइट, ये ऐसे घूमता रहता है कंटिन्यूअसली। इसमें क्या है, अब एयर है, ऑक्सीजन है, और इस प्राइमरी एफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो है ही, बट जो यूजफुल वाले हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं, वो सब मिलकर और एक मैश जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। तो क्या हुआ यहां पर जाकर, इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, इसको लगातार हमने बिलोया, एजिटेट किया। सो प्राइमरी एफ्लुएंट इज कंटिन्यूअसली एजिटेटेड मैकेनिकली। एजिटेटर लगा हुआ है मैकेनिकली, मशीन लगी हुई है, लगातार ऐसे ऐसे घूमती रहती है। प्लस यहां पर हमने एयर इज सेंट इन, हमने इसमें एयर भी प्रोवाइड कर दी, अरे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, सॉरी। सो एयर हो गया और मैकेनिकली एजिटेट किया। इसके कारण से इस प्राइमरी स्लज में जो बैक्टीरिया है, फंगस हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक, एरोबिक, यूजफुल माइक्रोब्स हैं, वो सब ग्रो करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन नाउ इन द प्राइमरी स्लज, देयर इज we can say growth of useful microbes to form flocks। फ्लॉक्स का क्या मतलब है, फ्लॉक्स का मतलब जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स ये सब आपस में मिलकर एक मैश जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, फ्लॉक्स। So what are flocks? Let me write here now. Flocks are, important है, flocks are masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंगल फिलामेंट्स है, बैक्टीरिया है, और मैश लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया, इसे फ्लॉक्स कहते हैं। अब जब ये ग्रो करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है इनके पास, तो ये इस ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी इस एफ्लुएंट के अंदर प्रेजेंट है, वेस्ट है, ऑर्गेनिक है, उसे डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। सो नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग ग्रोथ, these digest organic matter present in primary effluent। अब ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उतना ज्यादा ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे, उतनी ज्यादा इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन में ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। यानी कि जब हमने इसको इनिशियली पोर इन किया था तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, तो इन माइक्रोब्स को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए थी, यानी इनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी। इसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब अगर 1 लीटर पानी में हम ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दें
तो वो सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट करने के लिए उन माइक्रोब्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, उसे बीओडी कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बीओडी ज्यादा है, और अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो कम ऑक्सीजन चाहिए, बीओडी कम है। यानी अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है तो ज्यादा बीओडी है, हायर बीओडी है, और अगर कम ऑर्गेनिक वेस्ट है उस पॉन्ड के या कोई भी वाटर बॉडी के वाटर में, यानी कि पोल्यूशन कम है, वो लेस पोल्यूटेड है, तो बीओडी भी कम है। तो क्या होता है, जब ये इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल इसमें 1 किलो ऑर्गेनिक वेस्ट था, और मान लीजिए उसके लिए उनको 1 किलो ऑक्सीजन लगी, बिल्कुल ही गलत यूनिट्स का एग्जांपल है बट समझने के लिए है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट करते जा रहे हैं। मान लीजिए आधे घंटे बाद आधा किलो ऑर्गेनिक वेस्ट बचा, तो अब ऑक्सीजन डिमांड भी कितनी हो गई, आधी हो गई। फिर 1 घंटे बाद पता पड़ा 1/4 ऑर्गेनिक वेस्ट ही बचा है, अब तो फिर ऑक्सीजन डिमांड और कम हो गई, तो बीओडी कम होता जाता है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जा रहा है। यही ऑर्गेनिक वेस्ट तो है जिसके ऊपर हार्मफुल बैक्टीरिया भी फीड अपॉन करते हैं, डिजीज कॉजिंग वाले। तो खाना ही खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे वो भी मरने लग जाएंगे। तो बेसिकली इसके कारण से क्या होगा, when they will do this, then BOD, that is biochemical oxygen demand reduces। तो हम तब तक ऑक्सीजन, प्राइमरी एफ्लुएंट, एरेजन, मैकेनिकल एजिटेशन करते जाते हैं जब तक कि बीओडी सिग्निफिकेंटली कम ना हो जाए। सो व्हाट डू वी डू, दिस इज ट्रीटेड टिल बीओडी reduces significantly। स्टूडेंट्स, बीओडी रिड्यूस हो गई, ऑक्सीजन की डिमांड ना के बराबर हो गई, यानी अब उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है जिसको वो डाइजेस्ट करें, तो उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। तो बीओडी कम होने का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है, यानी पोल्यूशन कम हो गया है। क्लियर, वो अब लेस पोल्यूटेड है, मोर क्लीनर वाटर हो गया है। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बीओडी की डेफिनेशन अलग से लिख लेंगे थोड़ी देर में। So BOD will reduce because it is being used up by these microbes for digestion, and so it is treated till BOD reduces significantly। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जब इन्होंने कर दिया, अब इसको वापस से सेटल होने के लिए अगले टैंक में भेज देते हैं, जो भी एफ्लुएंट है जिसमें अब BOD कम हो गई है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, एफ्लुएंट with reduced BOD is sent to, now सेकेंड टैंक से थर्ड टैंक में भेजेंगे। समझना, ये हमने थर्ड टैंक में भेजेंगे। किसे भेजेंगे, इसे, ये वाला जो एफ्लुएंट है इसे, ठीक है। तो को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं हम, ये ऐसे भेजा हमने इस टैंक में, थर्ड टैंक में। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इसे भेजेंगे तो उसे कहते हैं सेटलिंग टैंक, वहां पर भेजते हैं। तो थर्ड आ जाएगा अब सेटलिंग टैंक, और पहला प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, सो दिस विल बी सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। थर्ड टैंक है ये। यहां पे क्या करेंगे हम, देखिए ये थर्ड सेटलिंग टैंक, ये मैंने वो जो बीओडी कम वाला एफ्लुएंट है उसे भेजा इस तरह से, एंड इट इज अलाउड टू सेटल डाउन। तो इस एफ्लुएंट में वो फ्लॉक्स भी तो है बैक्टीरिया के, वो भी तो है ना, तो वो भी सेटल डाउन होंगे, राइट। सो नाउ एफ्लुएंट विथ फ्लॉक्स, एफ्लुएंट तो कैसा है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो चुका है, विथ फ्लॉक्स अलाउड टू सेटल डाउन। तो जब वो सेटल डाउन होगा तो जो फ्लॉक्स है वो नीचे नीचे आ जाएंगे और लिक्विड पार्ट ऊपर ऊपर रह जाएगा। वो लिक्विड पार्ट अब कैसा है, एकदम क्लीनर है, राइट, जिसे हम सेकेंडरी एफ्लुएंट कह रहे हैं। उसे फिर हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे सेटल डाउन होने देंगे तो फिर से हमें दो पार्ट्स मिलेंगे,
राइट? नंबर 1 विल बी सेकेंडरी एफ्लुएंट, और ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है, जो सुपरनेटेंट है, क्योंकि फ्लॉक्स तो अलग हो गए हैं, ये क्लीनर है. दिस इज सुपरनेटेंट एंड दिस इज क्लीनर. नाउ इसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म हो चुका है, तो वो सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी डेड हो चुके होंगे. सो सुपरनेटेंट विच इज क्लीनर. नाउ ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है, इसे फिर हम वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर देंगे. सो दिस इज ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, क्योंकि अभी लेस पोल्यूटेड वाटर है. अब ये जो फ्लॉक्स होते हैं, इनका क्या करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं. तो आप पहले इन दो को अच्छे से ड्रॉ करिए. प्राइमरी सेटलिंग टैंक, जहां पर हमने फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रिस को और सेडिमेंटेशन से सॉइल प्लस पेबल्स यानी ग्रिट को सेटल होने दिया. ये प्राइमरी स्लज से डिस्पोज ऑफ कर दिया. बचा हुआ प्राइमरी एफ्लुएंट, जिसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसे पहुंचाया एरेजन टैंक में. एरेजन टैंक में इसे मैकेनिकली एजिटेट किया और साथ में ऑक्सीजन भी पंप करी. इसके कारण से इसी ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट यूजफुल हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रोब्स बहुत तेजी से ग्रो करे. ग्रो करने पर उन्होंने फ्लॉक्स बनाए. इन फ्लॉक्स ने इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना शुरू किया, जिसके कारण से बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हुई, और तब तक ट्रीट करते गए जब तक वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुई. और फिर इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को हमने नेक्स्ट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में पहुंचा दिया. राइट? तो आप इतना नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, देखिए यहां पर प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ मतलब विगरस ग्रोथ हो जाती है, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन भी मिल रहा है और ऑर्गेनिक मैटर भी मिल रहा है. नाउ यहां पर हमने ये सेकेंडरी एफ्लुएंट को तो ड्रेन कर दिया. अब ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं, राइट, ये सेटल होंगे. ठीक है, सो मैं यहां लिख देती हूं, बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेटल डाउन. जब ये सेटल हो जाएंगे तो हम दो काम करेंगे. नंबर 1, इसका एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट हम वापस इस एरेजन टैंक में डाल देंगे. जैसे जब हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमें दही जमाना है, वी वांट टू मेक कर्ड, तो हम क्या करते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं ताकि वो लैक्टोबैसिलस उस दूध में, मिल्क में चले जाए. उसे हमने इनोकुलम या स्टार्टर कहा था. और फिर मिल्क में वो खूब सारा नंबर ग्रो करेंगे और सारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे. ऐसे ही यहां पर हमें इन फ्लॉक्स की जरूरत है. तो हमने क्या किया, यहां से जो फ्लॉक है वो पूरा वेस्ट नहीं है, वो थोड़ा सा फ्लॉक हम वापस इस टैंक में डाल देंगे, ताकि इधर से जो नया प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है उसका लगातार डाइजेशन चलता रहे. सो यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक is added to aeration tank as inoculum या स्टार्टर, एक ही बात है. क्लियर? इनोक्यूलम की तरह एरेजन टैंक में इसको ऐड कर देंगे. तो मैं इसको ऐड कर देती हूं. ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ये एक टैंक हो गया, ये दूसरा टैंक है, ये सेपरेट टैंक्स हैं स्टूडेंट्स. ये ऐसा होगा, ऐसा टैंक है, ये अलग है, ये टैंक है. ये देखिए, ये गया यहां से, ठीक है, और ये इधर से, और इसको हम वापस, ये टैंक है सपोज ऐसा, तो हमने इस इनोक्यूलम को पहुंचाना है वापस से, कहा, सेकेंडरी ये एरेजन टैंक में. तो इसको मैं ऊपर से निकालती हूं, ऐसे करके यहां ज्वाइन हो जाएगा. ये जा रहा है इनोक्यूलम, ये ऐड हो गया. ठीक है, ये क्या कराया हमने, फ्लॉक एज इनोक्यूलम.
This is added from the secondary settling tank into the aeration tank. और जो मेजर बचे हुए फ्लॉक्स हैं, बैक्टीरियल फ्लॉक्स, उनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, उससे भी हम बहुत बढ़िया एक फ्यूल, एक ईंधन बना लेंगे। इस पूरा ये जो सेटल डाउन हुआ है इसी कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। एक तो प्राइमरी स्लज बना है जो फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के बाद है, वो तो डिस्पोज ऑफ कर दिया, और बचा हुआ प्राइमरी एफ्लुएंट था, उसको एरेजन टैंक में डाला था। बीओडी कम हुई, वो पूरा एफ्लुएंट वापस इस टैंक में आया। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो ऊपर ऊपर का सुपरनेटेंट था वो तो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया, और इसमें जो स्लज बनता है उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज भी। उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो तो हमने इनोक्यूलम की तरह वापस ऐड कर दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बचा हुआ पार्ट है, मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम फोर्थ टैंक में लेके जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज दिस इज टेकन इनटू द नेक्स्ट टैंक, ये अगले टैंक में जाएगा लाइक दिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड sludge is taken into anaerobic sludge digester, जो नंबर फोर्थ टैंक है। ये तो क्लीन हो गया वाटर, ये तो वाटर बॉडीज में डाल दिया, ये इनोक्यूलम की तरह डाल दिया। अब एक्टिवेटेड स्लज जो है मेजॉरिटी वाला, उसको हम लेके जाएंगे अगले में। तो ये सपोज अगला एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है। ये है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। ये कैसा होता है समझिएगा, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए आप, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें डाइजेस्ट होने वाला है कुछ। क्या डाइजेस्ट होने वाला है? स्लज, ये वाला कचरा, ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स वगैरह हैं। और एनारोबिक कंडीशंस में यहां क्या होता है स्टूडेंट्स, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये फ्लॉक्स जो है ये एरोबिक है, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, पर्टिकुलरली मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो इन एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं, खा लेते हैं। जो बैक्टीरिया है, फिलामेंट है फंगस की, उन सबको खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब ये डाइजेशन करते हैं तो ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया ये मीथेन, CO2, H2S प्रोड्यूस करते हैं, जो एक बहुत बढ़िया फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करता है, जिसको कुकिंग में, लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं। उसे बायोगैस बोलते हैं, क्योंकि ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया, मिथानोबैक्टीरियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड बायोगैस। और फिर उसे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो देखिए, हमने जो ड्रेनेज है उसको भी क्लीन करके वाटर बॉडीज में डाल दिया, और जो कचरा बचा था उसका, ये जो स्लज प्रोड्यूस हुआ था, वो भी हमने यूज कर लिया बायोगैस बनाने में। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ इसमें हमने जो एक्टिवेटेड स्लज डाला है जिसमें बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं, यहां पर क्या होगा देखिए, बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स आर digested by anaerobic bacteria। तो स्लज का डाइजेशन हो रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया से। एनारोबिक बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली मिथानोजेंस हैं, वी विल टॉक एनारोबिक बैक्टीरिया। और ये जब इसे खाएंगे, ग्रो करेंगे, सो ड्यूरिंग ग्रोथ, कौन ग्रो कर रहा है? एनारोबिक बैक्टीरिया, ये तो खाए जा रहे हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ दीज एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस CH4, कार्बन मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज टुगेदर कॉल्ड बायोगैस। और ये जो बायोगैस है स्टूडेंट्स, दिस इज यूज्ड as a fuel for cooking, lighting, household purposes, घरों में काम आ जाता है। तो हमने इसे भी यूज ले लिया है, देखिए लाइटनिंग। तो ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी, then this
बायोगैस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय हाउस होल्ड। इसे गोबर गैस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यों वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसे भी हमने गोबर गैस बनाने में काम ले लिया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा याद रखना, एक्टिवेटेड स्लज सेटलिंग टैंक में बना है, इसका थोड़ा सा हिस्सा इनोकुलम की तरह हमने एरेजन टैंक में डाला है ताकि और डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता रहे, और ज्यादातर जो बचा हुआ हिस्सा है वो इस डाइजेस्टर में डाला है ताकि बायोगैस प्रोड्यूस हो जाए और इसका भी यूज हो जाए। प्लस क्लीनर वाटर भी जो सेटलिंग टैंक में ऊपर का था वो सारा हमने ड्रेन कर दिया वाटर बॉडीज में, ठीक है। सो यहां पर एरेजन टैंक जो है यहां पर हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहीं पर इस सीवेज वाटर पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फेवरेबल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वर्क किया था। सो दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड दिस इज फिजिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंड टैंक है, ये थर्ड टैंक है और ये फोर्थ टैंक है, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेसेस हो गए। तो कहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नाउ यू जस्ट नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम बीओडी के बारे में लिख लेंगे क्योंकि उस पर 2 मार्क्स 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट प्लस ऑफकोर्स क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। सो प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो क्लीन वाटर हम वाटर बॉडीज में डालते हैं वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का जो सुपरनेटेंट है वो होता है, और यहीं से इनोकुलम को एरेजन टैंक में ऐड किया जाता है। यहीं से मेजर पार्ट ऑफ स्लज जो है उसे बायोगैस प्रोडक्शन के लिए आगे डाइजेस्टर में भेजा जाता है। इनोकुलम और ये जो मेजर पार्ट है जिसे हम डाइजेस्टर में भेज रहे हैं, ये सब कुछ मिलाकर जो बेसिकली फ्लॉक्स हैं उन सबको मिलाकर एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, राइट। नाउ लेट्स राइट डाउन अपॉन बीओडी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है कि हम कब तक एरेजन टैंक में वो प्रोसेस करते हैं जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाए। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट में बीओडी को रिड्यूस करना, तो हमें पता होना चाहिए कि बीओडी क्या होती है। नाउ सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। अब इसका सिंपल सा मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम एक बर्तन वेसल लें और उसमें हम 1 लीटर पानी डाल दें और फिर हम उसमें वेस्ट डाल दें, तो अगर आप ज्यादा वेस्ट डालोगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उन बैक्टीरिया को, उन पैथोजन, उन माइक्रोब्स को। तो हम कहेंगे कि इस वाटर का बीओडी ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये ज्यादा पोल्यूटेड है। और अगर उसमें कम ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए नेचुरली लेस ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका बीओडी ऑक्सीजन डिमांड कम है। तो यानी जैसे जैसे वाटर क्लीन होता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, वैसे वैसे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जाएगी, वैसे वैसे बीओडी कम होता जाएगा। क्लियर? बस ये पूरी कहानी है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज बी, क्या चीज को मेजर कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन चाहिए। सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो यूज होगी, दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ, अगर 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना है। इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि यूनिट बनानी है तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी, इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज टू बी और वर, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख देती हूं, वर डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया। और हम कौन सी बैक्टीरिया, कौन से माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं? वही एरोबिक, हेट्रोट्रॉफिक, यूजफुल माइक्रोब्स की। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? अगर 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट करना है,
तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का अपटेक बाय द बैक्टीरिया कम होता जाएगा। सो दैट मीन्स बीओडी टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है, एनसीईआरटी की लाइन है, इट मेजर्स रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब है, बाय बैक्टीरिया, राइट, टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। सीवेज के पानी में ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय बैक्टीरिया, यह पता चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीओडी मेजर्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, प्रेजेंट इन सीवेज। डायरेक्टली नहीं मेजर कर रहा है बट हमें आइडिया लग रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो यानी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑक्सीजन कम चाहिए तो ऑर्गेनिक मैटर कम है। सो इट इज अ मेजर ऑफ, या इट मेजर्स, नाउ इट इज अ मेजर ऑफ लिख देती हूं, इट इज अ मेजर ऑफ, क्योंकि इनडायरेक्टली है इसलिए अमाउंट नहीं एग्जैक्टली बता रहा है, बस ये बता रहा है कम है कि ज्यादा है। यानी कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। ठीक है, लिख सकते हैं ना, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड और उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूशन इन वाटर। तो जितना ज्यादा बीओडी है मतलब पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है, यानी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है उसमें, और जितना कम बीओडी है उतना कम ऑर्गेनिक मैटर है, उतने कम पैथोजेंस भी ग्रो करेंगे, उतना कम पॉल्यूटेड वाटर है। सो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इफ बीओडी रिड्यूसेस, what does it mean? Then pollution in water also reduces। और अगर बीओडी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कैसे डिमांड बढ़ सकती है? हो सकता है उसी पानी में हमने और कचरा डाल दिया, और ऑर्गेनिक मैटर है तो बैक्टीरिया को और ऑक्सीजन चाहिए तो बीओडी बढ़ जाएगा। तो बीओडी कम हो रहा है यानी पोल्यूशन कम हो रहा है, और बीओडी ज्यादा हो रहा है यानी पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हम तब तक ट्रीट करेंगे जब तक बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, नेचुरली सीवेज वाटर का अमाउंट भी बढ़ेगा, वाटर का यूसेज बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है वाटर में, तो वाटर सीवेज वाटर का अमाउंट बढ़ेगा। बट हमारी कंट्री में इतने सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है कि इस सारे सीवेज वाटर को ट्रीट कर सके, तो काफी सारा सीवेज वाटर जो है वो बिना ट्रीट हुए वाटर बॉडीज में जा रहा है, नदियों में, स्ट्रीम्स में जा रहा है, जिसके कारण से इन वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन हो रहा है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, इसके कारण से इंक्रीज इन सीवेज वाटर, राइट, नॉट सफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अवेलेबल टू प्योरीफाई इट, टू क्लीन इट। और क्योंकि नहीं है अवेलेबल, इसीलिए क्या हो रहा है, इट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर बॉडीज एंड पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, गंगा, यमुना जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये आता है क्वेश्चन, मैं इसका एक ट्रिक भी सिखा दूंगी आपको। सो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट
एंड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, उन्होंने क्या स्टार्ट करा है? दे हैव इनिशिएटेड, इन्होंने 2 प्लान्स इनिशिएट किए हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये दोनों के नाम याद होने चाहिए। गंगा एक्शन प्लान, ये 1985 इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था उसके 2 साल बाद, पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो जीता था। और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया है, राइट। और इसमें उन्होंने क्या प्रपोज किया है बेसिकली कि नंबर ऑफ एसटीपीज को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ एसटीपीज, दैट मीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू बी इंक्रीज्ड, ताकि क्लीनर वाटर डिस्चार्ज हो सके और ये जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, टू बिकम लेस पॉल्यूटेड। ठीक है, इसकी हम ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स। कितने आदमी हैं फॉर गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान? सो यहां पे मैं इसकी ट्रिक लिख देती हूं छोटी सी। हमें मेनली तो इस मिनिस्ट्री का नाम याद करना होता है। गंगा एक्शन, यमुना एक्शन प्लान तो याद रह जाता है। तो ट्रिक है मेन फॉर गंगा एंड यमुना, मेन फॉर गंगा एंड यमुना। कैसे याद रखेंगे? एम से है मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट? एन मतलब एनवायरमेंट, और फॉर मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉर एनवायरमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मेन फॉर गंगा एंड यमुना। तो गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान को किसने इनिशिएट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। ऑलराइट, सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, ये फॉरेस्ट है, एक एस और आएगा। वैसे इतना तो पूछते नहीं है कि एक ऑप्शन में एस लगाओ और एक में नहीं लगाओ, बट स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नाउ so this is how the sewage water is treated by the use of microbes, and please remember आज तक कोई भी man-made टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो ये जो हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रोब्स थे, यूजफुल वाले माइक्रोब्स हैं, उनसे बेहतर तरीके से, उनसे ज्यादा अच्छे से सीवेज को ट्रीट कर सके। सो दे आर ग्रेट फ्रेंड ऑफ आवर्स। नाउ लेट्स बिगिन विथ द नेक्स्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज एज बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दें, जैसे खाद डालते हैं हम, वो फर्टिलाइजर्स हो गए। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, फास्फोरस फिक्स कर देंगे, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, नेचुरली एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सॉइल भी ज्यादा हमें रेप्लेनिश चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे पहले, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनका एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण से पोल्यूशन भी होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अब साइंटिस्ट ने इन माइक्रोब्स को यूज करना स्टार्ट किया है एज फर्टिलाइजर्स। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूं, एनसीईआरटी की लाइन आपको एक्सप्लेन कर दी है मैंने, दैट एवर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल डिमांड, एग्रीकल्चरल डिमांड। और ये क्यों है एवर इंक्रीजिंग? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसके कारण से क्या हो रहा था? इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बट ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये क्या करते हैं? दे कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हार्मफुल है ये एनवायरमेंट के लिए। तो अब हम रिसोर्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स पर। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक फूड मिलता है यहाँ पर, ऑर्गेनिक राइस मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए, बजाय की केमिकल फर्टिलाइजर्स के। तो वही मतलब है, ऑर्गेनिक दालें मिलती हैं, यानी उन दालों को ग्रो करने के लिए या उस राइस को ग्रो करने के लिए जो फर्टिलाइजर यूज किया गया है वो बायो फर्टिलाइजर यूज किया गया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है, ना कि कोई केमिकल, राइट। तो अब हम किस पे स्विच हो गए हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? हम
क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, यानी रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, कैसे? थ्रू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, केमिकल नहीं, थ्रू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं ये, अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, विच एनहांस न्यूट्रिशनल which enhance nutritional we can say which increase the nutritional value of soil. तो नेचुरली सॉइल ज्यादा फर्टाइल है तो बढ़िया प्लांट ग्रो होंगे. सो नाउ लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन इस चैप्टर में नहीं है, बट ये मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं. हर जगह ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक दालें ये लिखा रहता है, सो डेफिनेटली दे आर मोर फ्रेंडली टू अस. तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं. सो these are the microbes or microorganisms which enrich the nutritional value of soil. ठीक है. और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है, मोस्ट कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि मोस्ट कॉमन माइक्रोब्स, वो 3 हैं. 1 2 3. कौन कौन से हैं 3 स्टूडेंट्स? एक तो कुछ बैक्टीरिया यूज करते हैं, बहुत बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यूज होते हैं और कुछ फंजाई यूज होते हैं एज माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या होता है? हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. माइकोराइजा मतलब जब फंजाई प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में, ये हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फास्फोरस फिक्स करने में, और प्लांट जो है वो इनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं. सो माइकोराइजा इज व्हाट? इट इज सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है. तो एक तो ये रटा होना चाहिए. इसके लिए ट्रिक है BBF यानी बॉलीवुड्स बेस्ट फ्रेंड्स. 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, और उनके बीच में एक राज था, और जब वो राज ओमपुरी ने खोला तो नसीरुद्दीन शाह के मुंह से निकला माय गॉड. बस इसी ट्रिक से हम सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे. प्लीज नोट दिस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम उनके नाम लिखते हैं और फिर हम उस ट्रिक को भी लिख लेंगे. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स राइट डाउन अबाउट द इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स. नाउ बायो फर्टिलाइजर्स, अब आप जानते हो बायो फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं. 3 है इसमें. आइए पहला लिखते हैं, कुछ बैक्टीरिया. अब बड़ा आसान है. बैक्टीरिया में हम 2 कैटेगरीज लिखेंगे. कुछ बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग हैं और फिर वो सॉइल से नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और इस तरह से वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. और कुछ हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. तो मैं इसको भी 2 में डिवाइड करेंगे अपन. पहले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है, रटा होना चाहिए, राइजोबियम. राइजोबियम ये किनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उनके साथ. सो symbiotic relationship with roots of leguminous plants. तो यानी अगर आप कोई ऑर्गेनिक दाल खा रहे हैं तो इसका मतलब उसके साथ ये राइजोबियम होगा जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया, ना कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर. ऑलराइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ ये क्या करता है राइजोबियम? इट
converts it basically it fixes nitrogen and converts into organic forms, और फिर ये organic forms जो है that is used by the plants, used by plants. बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन ही कर रहा है, आप तो इतना भी याद रख लोगे तो चलेगा. सो फिक्सेस नाइट्रोजन. नाउ कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी यही काम करेंगे, बट वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, वो फ्रीली रहते हैं. सो दे आर फ्री लिविंग. यहां पर हमें याद रखना है दो एग्जाम्पल्स. पहला है एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम बैक्टीरिया, और दूसरा है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर. इसी से हम बनाएंगे राज. राज था ना नसरुद्दीन शाह ओमपुरी के बीच में, तो देखिए राज. ऑलराइट, चलिए. एनीवेज, नाउ द सेकेंड इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरियम या ब्लू ग्रीन एल्गी. और आप जानते हो स्टूडेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं. तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं साइनोबैक्टीरिया, या जिसे BGA भी कहते हैं शॉर्ट में. ना ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये भी कुछ सिम्बायोटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग. दोनों ही क्या काम करेंगे? सेम काम है. यहां भी लिख देती हूं मैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे. ठीक है. नाउ फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. फ्री लिविंग में हमें दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. एग्जाम्पल पहला है नॉस्टॉक, नसरुद्दीन शाह का नॉस्टॉक, और ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया. ठीक है. सो ओ माई गॉड निकला था, तो ओ ऑसिलेटोरिया हम पढ़ेंगे. और सिम्बायोटिक में हमें जो एग्जाम्पल याद रखना है वो है एनाबिना. एनाबिना ये किसके साथ रहता है? एक वाटर फर्न है, टेरिडोफाइट है, विच इज अजोला, इसके साथ रहता है एनाबिना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. और सबका काम क्या होगा? वही सेम, नाइट्रोजन फिक्सेशन. स्टूडेंट्स पैडी फील्ड्स में इसका बहुत बढ़िया यूज होता है. यहां मैं लिख देती हूं पैडी फील्ड्स, चावल के जो होते हैं पैडी फील्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एनाबिना प्लस अजोला. एनाबिना तो साइनोबैक्टीरिया और अजोला एक फर्न है, टेरिडोफाइट है. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज फंजाई. और फंजाई डायरेक्टली नहीं, हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशन में ही रहेंगे. फ्री लिविंग की तरह बायोफर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे. माइकोराइजा, माइकोराइजा हम जानते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है. और यहां पर जो मेन ग्लोमस जीनस है, एग्जाम्पल में आ जाएगा जीनस ग्लोमस. ओ माई गॉड बोला था ना, सो माई का माइकोराइजा हो जाएगा और गॉड का ग्लोमस लेंगे अपन. इस जीनस के जो मेंबर्स होते हैं. अब यहां पर ये क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और उसे पास कर देते हैं फिर प्लांट में आगे. सो दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास टू प्लांट. अभी तक सबने क्या करा था? नाइट्रोजन फिक्स करी थी. ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके अलावा क्या क्या होगा? इनके साथ रहने से जितने भी रूट बॉर्न पैथोजेंस हैं, जो रूट के थ्रू इंफेक्शन हो सकते हैं, उसके लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है प्लांट में फंजाई के कारण. सो रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. प्लस बहुत ज्यादा सॉइल में नमक आ जाएगा, सैलिनिटी हो जाए एनवायरमेंट में, या ड्रॉप सूखा पड़ जाए, तो इन फंजाई माइकोराइजा के कारण प्लांट को उससे भी टॉलरेंस मिलता है. सो टॉलरेंस टू सैलिनिटी, सलाइन वर्ड हम जानते हैं इसलिए सैलिनिटी, एंड टॉलरेंस टू ड्रॉट. और क्योंकि ये फास्फोरस एब्जॉर्ब कर रहा है, फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है, सो दिस हेल्प्स इन ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट का डेवलपमेंट होगा, और सैलिनिटी, ड्रॉट और प्लस रूट बॉन्ड जो जितने भी
पैथोजेंस है उनसे रेजिस्टेंस, ये सब कुछ डेवलप होता है जब फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। प्लस स्टूडेंट्स, फंजाई को क्या मिलेगा इसमें, ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। फंजाई यानी जो माइक्रोराइजा है, दे गेट्स, एक तो रहने की जगह, खाली कमरा आजकल बड़ा मुश्किल से मिलता है, सो दे गेट शेल्टर और साथ में खाना एंड फूड इन रिटर्न। ये सब कुछ तो फंजाई प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, और प्लांट उसको दे रहा है पीजी अकोमोडेशन। ऑलराइट, सो जस्ट नोट दिस डाउन, देन विल रीड फ्यू मोर पॉइंट्स। यहां पर नोट करिएगा कि पर्टिकुलरली पैडी फील्ड की अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, एक टेरिडोफाइट अजोला पिन्नाटा है जो पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है पैडी फील्ड्स के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स का बेनिफिट्स क्या है कि एक तो लो कॉस्ट है इनकी, लो कॉस्ट इनपुट, केमिकल्स में तो फिर भी आपको केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एक तो सस्ते हैं ये, और दूसरा एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, डू नॉट कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन, एंड साथ में ऑफ कोर्स सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, सो दे आर मच बेटर देन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ हमारी एक ट्रिक है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने इसे पहले ही लिख दिया है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। बॉलीवुड के बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें, दो बेस्ट फ्रेंड्स है ओमपुरी एंड नसरुद्दीन शाह, दोनों ही बोथ आर क्लासिक एक्टर्स, और क्योंकि जैसा होता है हर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में कभी राज नहीं होने चाहिए, बट इनके बीच में एक राज था, और जब वो राज ओमपुरी ने नसरुद्दीन शाह को बताया तो उनके मुंह से निकला माय गॉड। आइए इसको हम डिकोड करते हैं। सो बी से बैक्टीरिया, ये पहले मोस्ट कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स हैं, देन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड देन फंजाई। सो दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब पहले हम बीजीए की कैटेगरी नाम लिखते हैं। ओ से है ऑसिलेटोरिया, ये फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी है। एन से है एनाबिना, एनाबिना ये अजोला के साथ मिलता है सिम्बायोटिक रिलेशन में, और एन से है व्हाट डू यू से नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, ठीक है, और ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। फिर हम बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हमारा कोड है राज, राज का मतलब राइजोबियम, फिर ए से आएगा अजोटोबैक्टर, और एक ए से आएगा एजोस्पाइरिलम। देखो आप तीनों में जेड आ रहा है, राइजोबियम, अजोटो और अजोस्पाइरिलम, तो ये जेड हो गया, ठीक है, राज। और क्या बोला उन्होंने, माई गॉड, माई गॉड मतलब फंजाई की बात करें बायो फर्टिलाइजर्स की तरह तो एज माइकोराइजा सिर्फ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये वर्क करते हैं, ना कि फ्री लिविंग। और कौन सा जीनस फंजाई का, जीनस ग्लोमस, तो जी से जीनस, जी से ग्लोमस, जी से गॉड। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द बायो फर्टिलाइजर्स। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने माइक्रोब्स कैसे फ्रेंडली हैं सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए, वरना पता नहीं अभी तक कितना सारा वाटर पोल्यूट हो चुका होता है, कितना ज्यादा इंसिडेंट्स बढ़ जाता है स्टूडेंट्स वाटर बॉर्न डिसऑर्डर्स का। सो दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, और कैसे वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्सीलेंटली वर्क कर रहे हैं, कैसे उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को रिप्लेस कर दिया है, और उस कारण से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कर गए हैं। ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वर्ड, एवरी लाइन ऑफ दीज लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, सो जस्ट लर्न इट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बायोगैस अभी तक हमने एक बहुत छोटा सा उसका पार्ट आज हमने देखा, याद है आपको वो एक्टिवेटेड स्लज जो था बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, उससे हमने बायोगैस प्रोड्यूस की थी, और कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, उसे गोबर गैस भी कहते हैं, क्यों गोबर गैस कहते हैं, क्या फायदे हैं उसके नॉर्मल गैस के ऊपर, ये सब कुछ और भी बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।